शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री टॉक शो में। और आज के इस महामंच पर आज के हमारे शाइनिंग स्टार हैं जिन्हें मैं भगवान का रूप मानती हूँ, हमारे राजस्थान की आन बान और शान, सुश्रावक, सेवा भावी, बीएमसी टास्क फोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर, पूरे मुंबई के कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इंचार्ज, कोरोना वॉरियर डॉक्टर गौतम भंसाली। उनके बारे में संक्षेप में मैं बताऊं, विभिन्न शिक्षा शिविरों के लिए आपको राजस्थान राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा शिविरों और स्वास्थ्य सेवा के लिए आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड जिनके नाम है और संयुक्त रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड व अन्य कई सम्मान पत्र तथा प्रशंसा पत्र आपको प्राप्त हुए। इनके अलावा गोल्डन आवर फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं। तो आइए हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं कोरोना वॉरियर डॉक्टर गौतम भंसाली जी से। न डरना न रोना ना कोरोना से घबराना, रख हिम्मत रख ताकत दुनिया को ये समझाना, जब तक सीने में जान है सेवा ही अपना काम है। ना रुकेंगे ना थकेंगे, हर कदम कदम पर साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। कितनी भी हो मुश्किलें बड़ी, हमने हर मुश्किलों से जंग लड़ी, सबकी दुआ और दवा का ये काम है, जीने की सबको ख्वाहिश बड़ी, हम सबका एक है सपना, स्वस्थ रहे ये भारत अपना, ना रुकेंगे ना थकेंगे, हर कदम कदम पर साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आप इतने व्यस्त हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उसमें से भी मैंने आपका समय चुरा लिया और आपको यहाँ आमंत्रित किया। इतनी व्यस्तता के बावजूद आज यहाँ पर आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। तो चलिए डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ बुलाने के लिए। मैं पहले आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कोविड आईसीयू में अटक गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। नहीं, आप तो सेवा में लगे हुए हैं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। लेकिन चलिए बातों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं डॉक्टर साहब। अब एक बात मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि राजस्थान से महाराष्ट्र तक का सफर आपने कैसे तय किया? छोटे से गांव से आप आए और आज बंबई की शान बन गए हैं, तो वो संक्षेप में बताइए। जी, हमारा ऐसा था कि हम लोग सब एक छोटे से गांव में रहते थे राजस्थान में। एक जिला है जोधपुर और जोधपुर पास एक जिला है पाली। हम लोग वैसे रहने वाले मूल निवासी बालोतरा के पास असाडा गांव है, बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास असाडा, वहां के रहने वाले हैं। लेकिन पाली के पास में भी एक छोटा सा गांव था, ढानी था, इंद्रोका की ढानी, वहाँ हम लोग रहते थे। हमारे पांचों भाइयों का जन्म वहां पे हुआ था, एक छोटी सी जगह के अंदर।
कुछ मजबूरियां अच्छा। थी, इसलिए फादर मदर को गांव में जाना पड़ा। छोटी सी किराने की दुकान थी पिताजी जी की वहां पे, वो प्लस साइकिलों के पंचर निकालना, प्लस ये आटा पीसने की जो दुकान वगैरह होती है वो पिताजी का सब था वहां पे। ऐसा गांव था कि वहां पे लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। उस गांव में हम अच्छा। लोग रहते थे, तो वहां पे एक लालटेन में ही पढ़ाई करनी होती थी। अब लालटेन की पढ़ाई से जो ये आपकी चकाचौंध की मुंबई की दुनिया है, वहां पे आने का एक सौभाग्य मिला। इसमें सबसे बड़ा जो अगर रोल कहा जाए तो हमारे माताजी और हमारे पिताजी का, जिनका भरपूर आशीर्वाद था और उनका एक बहुत बड़ा विजन था कि भले ही हमको गांव में रहना पड़े, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं करनी है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है। तो जी पहले जी। हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक स्कूल वगैरह कहते हैं, वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंद्रोका की ढाणी जो गांव है वहां पे और सदासबंद में हुई। 5वीं क्लास तक हमारे ननियाल पक्ष में, ननियाल में, प्लस हमारे गांव गांव में ढाणी के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग वहां से हमको वहाँ बोर्डिंग स्कूल था राणावास के अंदर, एक तेरापन समाज का बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल बना हुआ है वहां पे, सुमति शिक्षा सदन और आदर्श निकेतन छात्रावास। तो वहां पे जी। हमारी 4 साल तक पढ़ाई हुई। वहाँ अच्छी खासी पढ़ाई, बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल था, प्लस स्कूल हॉस्टल बहुत अच्छा था, जहाँ पे रोजाना सामायिक होना, प्रतिक्रमण होना, ये सब व्यवस्थाएं थी वहां पे। धर्म के अरे। बारे में बताना। तो 9th क्लास तक वहां पे पढ़ा मैं। उस वक्त वहां पे केसरी मल जी सुराना साहब थे, जो वो छात्रावास आदर्श निकेतन के सर्वे सर्वा थे। तो मेरा बायोलॉजी की तरफ झुकाव था, प्लस बचपन से ही माँ बाप के मन में बहुत इच्छा थी कि ये बच्चा शुरुआत से टॉपर है, इसको डॉक्टर बनाना। उस वक्त डॉक्टर इंजीनियर ये दो ही चीजें चलती थी। सो माता अच्छा। जी की बहुत इच्छा थी, पिताजी की बहुत इच्छा थी कि डॉक्टर बनाना है। तो वहां से फिर मैं पाली आया, फिर मेरे चक्कर में उन्होंने पाली में घर लिया, क्योंकि वहाँ छोटे से गांव में सुविधा नहीं थी। बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल जो जैनों का था, वहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देते थे। बोला नहीं, जी। हम लोग मेंढक काटना, ये करना, जीवों की हत्या होती है, तो बायोलॉजी नहीं लेना है। तो वहां पे अच्छा। फिर इसलिए इसलिए मुझे फिर वहां से पाली आना पड़ा। हमारा घर शिफ्ट हुआ पाली, ढाणी से हम पाली में आए। माताजी पिताजी ने वहां पे किराए पे घर लिया, वहां पढ़ाई की। पाली में एक महावीर बाल मंदिर स्कूल है, 12th क्लास तक वहां पढ़ाई की। अच्छा मार्क्स वगैरह आए थे, तो मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया और मेहनत करी। मेडिकल के एग्जाम के टाइम में थोड़ा पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस था, वो थोड़ा सा डावालडोल होने लगा। तो हाँ लेकिन हाँ। हमारे मदर की बहुत इच्छा थी, फादर की बहुत इच्छा थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस वर्ल्डिंग खराब हो जाए, लेकिन बच्चे को पढ़ाई करवाना है। मदर का तो यही कहना था कि चाहे मुझे अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी जरूर इसको। तो मैं तैयारी करने के लिए जयपुर गया, मेडिकल एग्जाम की तैयारी करी और पूरे राजस्थान में मेरा 7th रैंक आया था उस टाइम में। तो ओहो। मुझे, हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे जयपुर मेडिकल कॉलेज मिल गया। जयपुर मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, एमबीबीएस किया। फिर बाद में मैंने बम्बई आया, बम्बई आके मैंने एमडी किया। और उसके अरे बाद बाप आपके सामने सब कुछ है। रे। सो ये माँ बाप का आशीर्वाद, रिश्तेदारों का प्यार, भरपूर मोहब्बत, ये सब की वजह से आज होता है। सचमुच में सर, बाप रे, जी कितना संघर्ष आपने देखा। और जब सोने को तपाया जाता है तभी उसकी चमक बाहर निकलती है। और आप सचमुच में समाज के लिए सोना है। और ये बड़ों का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है, प्यार यस। है, जिसकी वजह से आज आप इतने शिखर तक पहुंच गए। तो मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि मैं भी राजस्थानी हूँ, इसलिए कहना जी चाहती हूँ कि जो कत्ले आम करता है वो अफगानी होता है। आज के सिनारियो में जो देश के और विदेशों, मतलब पूरे संसार के हालात हैं, जो कत्ले आम करता है वो अफगानी होता है। जो कत्ले आम करता है वो अफगानी होता है। जो नरसंहार करता है वो तालिबानी होता है। जो छुपकर वार करता है वो पाकिस्तानी होता है। जो सबको माफ करता है वो हिंदुस्तानी होता है। बिल्कुल लेकिन सही जो कहा। सबको प्यार करता है वो राजस्थानी होता है। वो क्या बात है, क्या बात राजस्थानी होता है। तो है, बहुत आप बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया। इंसान है जो सबको प्यार बांटते हैं, सबकी कद्र करते हैं। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं डॉक्टर साहब। आप जनरल मेडिसिन एवं इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो कि संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, हैजा इत्यादि, इसके आप स्पेशलिस्ट हैं। और अब एक महामारी आई है, वो भी संक्रामक है, वो भी बहुत जल्दी किसी को लग जाती है। तो ये आ कैसे गई और इसके लिए अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हालांकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर सकेंगे, ये मैं मानती हूँ।
जी, ये जो कोरोना वायरस है, सी मेरा फील्ड ही ये इन्फेक्शियस डिजीज का फील्ड है, मैंने मेडिसिन में किया है। सो हमारा ये रहता है कि ये जो कोरोना वायरस बीमारी है, पहली बात तो ये कहता हूँ कि ये बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये बहुत ही भयावह बीमारी या डेंजरस बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। आज अगर अपन देखा जाए तो पूरे विश्व में या हमारे हिंदुस्तान में गए, तो हमारे हिंदुस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, वो 2% से भी कम है, 1.62% है आज की तारीख में बात की जाए। बट इतना अच्छा। भय फैला दिया गया, पूरे विश्व के अंदर भय फैला दिया गया। यस, ये फैलती है, एक दूसरे से फैलती है, जो सलाइवा निकलता है, आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, उसके द्वारा ये फैलती है। इसका नाम अच्छा। जो दिया गया है कोविड-19, कोविड का जी। मतलब है CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज। 19 इसलिए क्योंकि 2019 में ये शुरू हुआ था चाइना के अंदर, इसलिए कई बार इसको चाइनीज बीमारी कहते हैं, कई बार इसको वुहान बीमारी कहते हैं, लेकिन फाइनली WHO ने इसको कोविड-19 की बीमारी कहा गया है। ये जी। जी। वायरस है, भयावह वायरस है, जो जान नहीं लेता है लेकिन एक दूसरे में फैल जाता है, आपके समय काफी खराब कर देता है। फैलने के तरीके जो होते हैं, इसके सिंपल से तरीके, अगर आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो और आपका जो सलाइवा है, आपका जो ड्रॉपलेट है, अगर वो सामने वाले पे गिरता है, तो उससे ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। ये बीमारी का जो एंट्री पॉइंट आपकी बॉडी में, वो आपका फेस है, आपकी आईज, आपके ये नॉस्ट्रिल और ये माउथ। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं बिफोर टचिंग फेस, चेहरे को टच करने से पहले एक आदमी की प्रवृत्ति है बार बार चेहरे पे से हाथ लगाना, खुजली करना, बार बार करता है। बिफोर टचिंग योर फेस आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, उसके बाद ही चेहरे को टच करो, अदरवाइज वो वायरस यहाँ से जाता है बॉडी। ये एंट्री पॉइंट आपका वही है। अच्छा। दूसरा हम लोग बोलते हैं मास्क का इस्तेमाल करना। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कफिंग स्नीजिंग हुआ तो सामने वाले आदमी पर अगर आपका सलाइवा गिरेगा तो उसको होने के चांसेस है। मास्क पहनो, उसको आगे वाले को नहीं होगा। तीसरा हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सलाइवा या स्नीजिंग या कफिंग, खांसी, छींक होती है तो वो 2 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं गिरता है। तो 2 मीटर की दूरी, मास्क पहनना और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये ही सबसे बड़ा तरीका है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता इस बीमारी से बचने का। लॉकडाउन जी। का पीरियड था, लॉकडाउन इसलिए लागू किया गया था कि ये नई बीमारी थी पूरे विश्व के लिए, हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, लोगों को एजुकेशन नहीं थी, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, शाइनिंग स्टार सावित्री कोचर जी के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाने वाला काम था, जो अवेयरनेस फैलाने वाला काम हुआ। एजुकेट करने का काम था, वो एजुकेट करने का काम हुआ। प्लस हमारा जी। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, हॉस्पिटल रेडी नहीं थे, तो वो सब रेडी करने का काम था, वो लॉकडाउन हम्म। पीरियड में हो गया। अभी लॉकडाउन खुल गया है, आपको बाहर आना है, काम पे लगना है, इकोनॉमी को लंबे टाइम तक बंद नहीं कर सकते, बट जी। ये 3 चीजों का, मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग, इसका इस्तेमाल करना है। बीमार हो गए तो हॉस्पिटल की सुविधा पर्याप्त मात्रा में है और ठीक हो जी। सकते हैं। तो ये जी। चीजों का ध्यान रख करके अभी निकलना है। हाँ, अभी घर में रहना है, ये आप लोग बार बार कहते हैं ताकि सोशल जी, डिस्टेंस बना जाए। तो मुझे एक शेर याद आता है कि गम न कर आज मुश्किल में तेरी जान है, गम न कर राइट, आज मुश्किल में तेरी जान है, अरे शुक्र मना कि घर तो तेरा आलीशान है, घर तो क्या तेरा बात है। आलीशान है जहाँ तू रह रहा है, तो गम करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर, है, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी और गर्व इस बात का है कि जैसे हमें पता चला है कि आप मुंबई के प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स के BMC के द्वारा बेड अलॉटमेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। जब कोरोना नया नया आया था तो मुझे याद है कि बहुत से लोगों को बेड ही नहीं मिलता था, एक आदमी 4-4, 5-5 हॉस्पिटल में घूमता था लेकिन बेड नहीं मिलता था, और कितनी तो मृत्यु हो गई इसी वजह से। तो आपने ऐसा क्या बदलाव किया और आज क्या सिचुएशन है और कितने बेड अब मिलते हैं, मतलब सिनारियो अब क्या है बेड के संदर्भ में? जी, सावित्री जी, इसमें ऐसा हुआ कि जब नया नया ये बीमारी था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपन, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। ये एक नया बीमारी है और हर दिन नया आपको चीज सिखा के जा रही है। काफी इसके जो लक्षण, सिम्टम है, हमको काफी टाइम बाद में मालूम पड़ा है कि इसमें टेस्ट चला जाता है, स्मेल नहीं आती, पहले किसी ने नहीं बताया इसके बारे में। तो ऐसी जी। काफी नई लर्निंग है, सबको नई नई चीजें मिली सीखने को।
जब पहली बार ये हिंदुस्तान में वायरस आया था तो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कमिश्नर थे उस वक्त श्री प्रवीण परदेशी साहब, मेरे अच्छे मित्र भी थे वो, और हमारी उनसे साथ फोन आया, उनका हमारी बात हुई। हमने कहा उनका ये कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसमें साथ में आना चाहिए। तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग जगह कुछ कुछ बेड रखे थे, क्योंकि ये अलग टाइप का बीमारी था, हॉस्पिटल में अलग टाइप का अरेंजमेंट करना था, नेगेटिव प्रेशर करना पड़ता वार्ड के अंदर, जो पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। पेशेंट आएगा तो उसके लिए एंट्री का गेट अलग, डॉक्टर के आने का गेट अलग, नर्सेस के आने का गेट अलग, एग्जिट गेट अलग, ये सारी अलग व्यवस्थाएं थी। हालात ये थे कि बाप बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ने नहीं जा सकता, भाई बहन को छोड़ने जा नहीं सकता, पति पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ने नहीं जा सकता। हर किसी को एम्बुलेंस का वेट करना पड़ता था कि एम्बुलेंस आएगी वो जाए, अगर वो खुद छोड़ने के लिए गया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा माहौल था। तो फिर बाद में जब हमने इस तरह से काफी प्राइवेट बेड बनाने शुरू किए, गवर्नमेंट का कस्तूरबा हॉस्पिटल रेडी किया गया, 7 हिल हॉस्पिटल है वो खाली पड़ा था, उसको हमने चालू किया। बट जब केसेस बहुत मात्रा में बढ़ने लगे तो ये विचार आया कि कुछ और करना चाहिए। प्लस कुछ पेशेंट्स के ओवर चार्जिंग, प्राइसिंग, बिलिंग का बड़ा इश्यू था। इस बात को मैं खुद मानता हूँ कि जैसे एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव हुआ और एक घर में अगर समझो 5-7 लोग रहते हैं, ये बीमारी ऐसी थी कि सबको हो जाता है। तो घर में 10 लोगों को हो गया, 5 लोगों को हो गया, एक आदमी का बिल अगर 5 लाख आ गया तो 5 लोगों का परिवार है तो कम से कम 25 लाख बिल। 25 लाख का बिल एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा चीज होता है और तकलीफ देता है। हार्ट अटैक अगर होता है तो एक अकेले आदमी को होता है, स्ट्रोक आता है तो एक अकेले को आता है, पूरे परिवार को नहीं आता है। ऐसा हालात था कि कोई इधर रह रहा, कोई क्वारंटाइन सेंटर में गया, कोई होटल में गया, पूरा हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। नए म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे मिस्टर इकबाल सिंह चेल साहब, फॉर्चुनेटली वो भी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से मेरे अच्छे मित्र हैं। उनका हमारा मीटिंग हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे जो रोजाना मीडिया में न्यूज आ रही, ये चल रहा है कि ये मर गया, इसको बेड नहीं मिल रहा है, इसको ये नहीं मिल रहा है, इसको आईसीयू नहीं मिल रहा है, मुझे इसको खत्म करना है। मैं चाहता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल का कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री साहब है उद्धव ठाकरे साहब, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। उद्धव ठाकरे साहब और हमारे जो यंग सेना के जो लीडर है मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। मैं पूरे सारे मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज को वहां लेके गया और सारे सीईओज थोड़ा सा वो की स्थिति थी कि हम कैसे कर सकते हैं, हम बेड कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टाफ नहीं आ रहा, वार्ड बॉय नहीं आ रहा, नर्सेज नहीं आ रही, क्योंकि ट्रेन वगैरह सब बंद हो गई थी। तो और स्टाफ जो था, नर्सेज, वार्ड बॉय, स्वीपर, ये सारे लोग बेचारे कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार उधर रहते थे। बसेस की व्यवस्था कम थी, 4-4 घंटा बस में आना पड़ता था। तो अगर इतना कम स्टाफ आ रहा, प्लस सरकार का नियम ये था कि आप कोई भी स्टाफ को सैलरी कट नहीं कर सकते, सबको पैसा देना है। प्लस उस टाइम में ये था कि नॉन कोविड वार्ड के अंदर पेशेंट नहीं थे, तो हॉस्पिटल, जो सारी दुनिया में गलतफहमी फैल गई थी कि सब इंडस्ट्री बंद पड़ी है और सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत कमा रही है, जबकि उल्टा ये था कि हॉस्पिटल बहुत ही खस्ता हालात में थे, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट नहीं थे जहां आप कमा सकते हो। कोविड पेशेंट में हालत खराब थी, आपके पास बेड की व्यवस्था नहीं, स्टाफ नहीं आ रहा, सारे स्टाफ को सैलरी बराबर देनी, पैसा देना, उसमें आप काट नहीं सकते। तो बड़ा ही अलग माहौल चल रहा था। सारे सीईओज को मैं लेके गया, वहां मीटिंग हुई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ने एक ही लाइन की, मुझे अभी भी बड़े उनके शब्द अच्छे लगते हैं, उन्होंने बोला था कि डॉक्टर साहब, मैं किसी हॉस्पिटल के पीछे लगूंगा नहीं, मुझे कोई हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करना नहीं, मैं किसी को चोर उचक्का बोलूंगा नहीं, ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है, हम थोड़ा सा आप लोगों से सेक्रीफाइस चाहते हैं, आप थोड़ा सा 2-4-6 महीना के लिए हमारे साथ आइए, सेक्रीफाइस कीजिए। हमारा गरीब मरीज बेचारा जाएगा कहाँ पे? आज मुंबई एक इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा हेल्थ का हब है, और अगर अमेरिका में ये न्यूज चलेगी कि मुंबई के अंदर बेड नहीं मिला और मरीज मर गया, लंदन में अगर ये न्यूज चलती है कि मुंबई में बेड नहीं मिला और मरीज मर गया, तो कितना खराब लगता है मुंबई के लिए। मुंबई जबकि मेडिकल टूरिज्म में इतना आगे बढ़ रहा है और वहाँ बेड नहीं मिलने से मरीज मर रहा है, तो उनको बड़ा खराब लग रहा है। पैसा बेचारे गरीब मरीज है या मिडिल क्लास का मरीज है, क्योंकि गरीब मरीज है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने को तैयार है, अमीर आदमी है वो पैसा खर्च करने को तैयार है। सबसे बड़ी तकलीफ थी मिडिल क्लास के लोगों को, जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बदबू पसंद नहीं है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की लग्जरी भी चाहिए, लेकिन पैसा भी नहीं है, पैसा भी इतना नहीं है कि वो खर्चा कर सके। तो उस बारे में हमारी बात हुई। सीएम साहब का एक ही वर्ड था, आई डोंट वांट चैरिटी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का, सावित्री जी मैं बताता हूँ, उस मीटिंग में सबने एक ही स्वर में बोला कि सब आप डिसाइड करो, रेट आप डिसाइड करो, परसेंटेज आप डिसाइड करो, जो आप बोलेंगे हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा बना करके, कंधा से कंधा मिला करके इस जंग से, ये एक तरह का वार है, एक तरह का युद्ध है, और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे।
मैं आपको बताता हूँ सावित्री जी, अगले ही दिन हमारी वापस सब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मीटिंग हुई। मेरे को बुलाया गया, मैं बीएमसी कमिश्नर चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया कि आपको बेड अलॉटमेंट वगैरह में पूरी हेल्प करनी है। ये लोग मर रहे हैं, सब हर आदमी को बेड मिलना चाहिए, कोई मरीज को रिफ्यूज नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल से। तो हमने सारी व्यवस्था करी, हर हॉस्पिटल को हमने मोटिवेट किया, स्टाफ को मोटिवेट किया कि यही टाइम है हमको थोड़ा काम करने का। ये जंग है, एक तरह का वॉर है, युद्ध है, और इस युद्ध में हमको काम करना है। सारे हॉस्पिटल अपने नंबर ऑफ बेड बढ़ाए, प्रेशर जो नेगेटिव प्रेशर था वो क्रिएट किया, एंट्री एग्जिट स्टाफ सब किया। पीपी किट उस टाइम में बहुत महंगे आ रहे थे, हमारी इंडस्ट्री वालों ने हेल्प करी कि पीपी किट सस्ते में आए। काफी एनजीओ ने हेल्प करी, जिन्होंने पीपी किट N95 मास्क बेचारे एनजीओ ने बांटने शुरू किए। ऐसे करते करते फिर हमने उसके बाद में हमने क्या किया, बेड अलॉटमेंट के लिए हमने एक पोर्टल बनाया। ये हमारा खुद का क्रिएशन था, बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में। हमारे कुछ दोस्त थे आईआईटी के, जिनका एक नमस्ते हेल्थ, एक बहुत अच्छा ऐप आता है हेल्थ को लेकर के, नमस्ते अच्छा। हेल्थ। उन्होंने पहले इंस्टा हेल्थ नाम रखा था, बट वो टाइम में एक नमस्ते का चल गया था, तो उन्होंने अपना नाम रखा नमस्ते हेल्थ। नमस्ते हाँ। हेल्थ एक ऐप बनाया उन्होंने, और उस ऐप के साथ बैठ के हमने एक पोर्टल बनाया, covidbedmumbai.com। उसमें हमने एक पोर्टल ऐसा बनाया, उसमें हमने हर हॉस्पिटल के नंबर दिए, हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर क्रिएट किया। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज अगर समझो गलती से बॉम्बे हॉस्पिटल आ गया, उसको अगर सांस फूल रहा है तो बॉम्बे हॉस्पिटल के कैजुअलिटी के अंदर, ट्राइज एरिया के अंदर उसको ऑक्सीजन दी जाएगी। अगर बॉम्बे हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो बॉम्बे हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर हमारे वो पोर्टल पे बैठ के देखेगा कि हिंदुजा में खाली है, ब्रिज कैंडी में खाली है, जसलोक में खाली है, वो वहां देखेगा। ये नोडल ऑफिसर वहां के नोडल ऑफिसर से बात करेगा और पेशेंट को वहां पहुंचाएगा। मतलब अरे पेशेंट को दर दर इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है सावित्री जी। वाह। उसके बाद इस बात को करीबन 4-5 महीना होना आया, एक भी जगह मीडिया में ये शिकायत नहीं है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला तो मरीज मर गया, बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को तड़पना पड़ रहा। सारी चीजें हमने कम कर दी। प्लस इसके पोर्टल के माध्यम से हमने सारी चीजों को इतना अरेंज कर दिया कि वार्ड वॉर रूम बनाया, वार्ड वॉर रूम से बेड अलॉट होने लगे पेशेंट को। पेशेंट के पास में से बीएमसी के फोन आने लगे, बीएमसी के ऑफिसर्स लोगों के फोन आए कि हम आपको बेड दे रहे हैं और आप उस हॉस्पिटल में जाइए, वहां जाइए। प्राइवेट और गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया। रेट की जहां तक बात थी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, प्रदीप व्यास जी ने, सुधाकर सिंह साहब ने एक रेट फिक्स किया कि साहब इससे ज्यादा रेट नहीं लेना पेशेंट से, वार्ड का इतना, आईसीयू कितना। हॉस्पिटल ने माना कि ठीक है हम लोग लॉस में जाएंगे बट इसमें काम करेंगे। उसमें काम हाँ। किया। लोगों के बिल जो 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख आ रहे थे, 1 लाख, हाँ। 2 लाख के नीचे नीचे आने लगे। क्रिटिकल हाँ। पेशेंट के बिल 2 लाख के अंदर आने लगे। तो इस तरह से हर तरह से सबने इसमें बहुत सहयोग दिया, सब में इसने बहुत मेहनत की, और उसी का परिणाम है कि आज मुंबई में बहुत स्मूथली काम चल रहा है। चाहे नंबर ऑफ हाँ। केसेस बढ़ रहे हैं चाहे कम हो रहे हैं, बट काम बहुत स्मूथली हो रहा है। चेज द वायरस पॉलिसी, चेज द पेशेंट पॉलिसी, और अभी हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें मेरा परिवार मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे मेरे परिवार को, हर परिवार में एक एक आदमी को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, या वाइफ को दी जाएगी कि आपका हस्बैंड है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहा है नहीं कर रहा, मास्क लगा रहा नहीं आ रहा है, घर में आने के बाद नहा रहे नहीं नहा रहे। ये हम नया कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, और इसी तरह से मुंबई में आज थोड़ा सा शांति है और चीजें अच्छे से हो रही है। बाप रे डॉक्टर साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं आपने कितनी रातें नींद नहीं ली होंगी, कितने आपके दिमाग में विचार चले होंगे, कितने लोगों से आपने कोऑर्डिनेट किया होगा। हम लोग तो 1 मिनट में गाली दे देते, क्या व्यवस्था है, क्या डॉक्टर है, बेड नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। लेकिन इसके पीछे की तकलीफ, इसके पीछे का श्रम कोई नहीं देखता। और डॉक्टर साहब आपको इसलिए भी धन्यवाद है क्योंकि मुझे पता है आप सारी सेवाएं मुफ्त दे रहे हैं, एनी चार्ज, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। और हम लोग नहीं तो सावित्री जी, वहीं उसमें ऐसा था, उसमें मेरा ये मानना था कि ये कोविड का टाइम है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बिजनेस जी बेचारों जी के खराब हो रखे हैं, और ये मेरी एक इंडिविजुअल चॉइस थी कि मुझे कोविड में मरीज जितने भी देखूंगा मैं, चाहे हाँ वो मैं ग्रेट। ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ, वीडियो कंसल्ट कर रहा हूँ, टेलीमेडिसिन के वाया कर रहा हूँ, नमस्ते हेल्थ के थ्रू कर रहा हूँ, जो भी तरीके से कर रहा हूँ, मैं कोई मरीज से चार्ज नहीं करूंगा। ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस थी कि भगवान ने दिया मौका, 6 महीना काम करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी उम्र है बाद में कर लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग फीस ले रहे कर रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, ऐसा नहीं कहता मैं बिल्कुल भी। जी ये जी। सबकी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। वॉर का टाइम है, युद्ध करना है, लड़ना है, जीतना है, और वही तरीका होता है। कितनी अच्छी भावना है आपकी, और कितने लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हमें काम करना चाहिए।
और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कई एनजीओ संस्थाएं जैसे जियो है, जीतो है, महावीर इंटरनेशनल है, दीनमाल जैन संघ, भगवान संस्कार धाम है, ये सारे लोग अपने अपने कोविड सेंटर इन्होंने खोले और लंबे समय से ये भी यही काम कर रहे हैं। तो इससे आपको बेड वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है, ये जो एनजीओ काम कर रहे हैं। जी, ये पहली बात तो ये बताता हूँ कि एनजीओज ने बहुत काम किया, जैसे महावीर इंटरनेशनल है। महावीर जी, इंटरनेशनल ने पीपीई किट बांटने में, N95 मास्क में, लोगों को खाना बांटने के अंदर बहुत लेवल पर काम किया। इनकी बहुत सारी जी, ब्रांचेज है, अलग अलग जगह जाकर के इनके वॉलंटियर लोगों ने बहुत काम किया। आर्ट ऑफ जी, लिविंग वालों ने बहुत काम किया। ऐसे ही हमारे दोस्त है उनका आई लव मुंबई करके एक एनजीओ है, उन्होंने अच्छा, भी पीपीई किट बांटना, खाना खिलाना, उसमें काफी काम किया। हमारा खुद का एक, हमारे 5-7 दोस्तों का एक गौतम बंसाली गोल्डन अवर फाउंडेशन है। तो हमारे अच्छा, फाउंडेशन ने भी काफी हद तक काम किया, लोगों के बिल में कुछ कमी करवाना, ये करवाना, काफी हद तक जिस तरह से कर सकते हैं पीपी किट वगैरह में करने का काम करना। ये करते करते जब बेड की मारामारी होने लगी तो मेरे पास जी, जियो और जीतो उन लोगों के हाँ, फोन आने लगे। नए पदम हाँ, सागर जी महाराज साहब के फोन आने लगे थे, एक हमारे पृथ्वीराज जी कोठारी, अशोक मेहता, राकेश मेहता, इन लोगों के भी फोन आने लगे, सुखराज जी नार जी, वगैरह के, कि डॉक्टर साहब हमको एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग एक हमारा क्वारंटाइन सेंटर बनाए, लोगों के बिल आ रहे हैं, तकलीफें हो रही है, तो कुछ ऐसा करें कि उन लोगों को वहाँ एडजस्ट कर पाए, खाना पीना हम देंगे, जो होगा पैसा हम करेंगे, आपको हमारी इसमें मदद करनी है। तो उसमें हमारी पूरी जो जैन डॉक्टर्स फेडरेशन है, जैन डॉक्टर्स फेडरेशन के सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर भरत परमार, डॉक्टर विकास, सुशील, सबने मिलकर के, डॉक्टर लवदीप शाह, सबने मिलकर के बहुत सहयोग दिया। और हमने एक बॉम्बे सेंट्रल में बहुत ही अच्छा एक जीटो जियो का जेडीएफ के माध्यम से एक बड़ा 100 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया, आइसोलेशन सेंटर बनाया, जहाँ पे माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक टाइप या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक टाइप के पेशेंट रखते हैं, कोविड पॉजिटिव के। उनको खाना पीना रहना, मतलब लोग कहते हैं रिसोर्ट से अच्छा खाना वहां मिलता है। लोग घर जाने को अच्छा, तैयार नहीं होते हैं, वो एक बार भर्ती जाते बोलते नहीं हम तो यहाँ रहेंगे, खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सो इतना अच्छा खाना देना, प्लस उनकी देखभाल करना, उनके लिए डॉक्टर रखना, नर्सेज रखना, बड़ा अच्छा सस्ता के लेवल पे काम हुआ इसमें। और इसके बाद अभी रायपुर में, कोटा में, काफी जगह से मेरे पास फोन आते हैं कि साहब हमको भी अच्छा, हमारे वहाँ सेंटर्स खोलने हैं, लोगों की मदद करनी है। सो ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हर आदमी ने अपनी अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। जैसे सावित्री जी, आपने अपना जो शाइनिंग स्टार वाला प्रोग्राम है, इसकी तरफ से आप कंट्रीब्यूट कर रही है। हर व्यक्ति, हर संस्था अपना पूरा कोशिश कर रही है कि मेरा भी इस युद्ध में, इस वॉर में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, और कोशिशें तो चल रही है। सच्ची जी। बात है, सच्ची बात है। और राजस्थान पर तो हमें इसलिए गर्व होना चाहिए कि सर कटे और धड़ लड़े, रखे देश की शान, और दानवीर जन्मे जठे, वो है राजस्थान। दानवीर राजस्थान बिल्कुल जन्मे सही, जठे, वो है राजस्थान। तो बिल्कुल राजस्थान सही है। शान है आप तो। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, मुझे आज तक समझ नहीं आया, होम आइसोलेशन कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, तो मरीज तो घर में रहता है, वो कितना जरूरी है, उससे क्या फायदा हो सकता है, और ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ आपको कि क्या होता है उसमें। क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों बहुत अलग चीज है। क्वारंटाइन अच्छा, का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, मालूम नहीं हमको, बट आपके संपर्क में कोई बंदा पॉजिटिव आया है, या आपके जहाँ रह रहे हो आपके फ्लोर में कोई पॉजिटिव है, तो आप लोग जी, सब क्वारंटाइन में चले जाओ, मतलब आप लोग सब अपने घर में रह लो, बाहर मत निकलो। बट घर वाले आपस में मिलजुल सकते हो, इसको अच्छा, क्वारंटाइन कहते हैं कि आपको बाकी लोगों से नहीं मिलना है, बट अपने घर में लोग हैं, लोग हैं, सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है, उस तरह से रहते हैं। एक पूरा क्वारंटाइन सेंटर हो गया। आप जी, पॉजिटिव हो नहीं हो, ये अभी तक आपका टेस्ट नहीं हुआ है। आइसोलेशन हम उसको बोलते हैं कि आपको कंप्लीटली सबसे आइसोलेट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आप पॉजिटिव आए हो। आप पॉजिटिव आए हो तो आपसे किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आप अपने घर में अगर रहते हो, होम आइसोलेशन मतलब अगर आपके पास में अपना सिंगल रूम और सिंगल बाथरूम है तो आप उसमें रह सकते हो अपने घर के अंदर। पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा चेक करते रहो, अगर कम होने लगता है 92 के नीचे तो तुरंत जी, आपको हॉस्पिटल जाना है। 92 के ऊपर है तो आपको 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन रहना है, घर में जिसे कहते हैं सिंगल रूम और सिंगल बाथरूम। खाना वाना भी कोई आपको देगा तो वो बाहर छोड़ के चला जाए, आपको उनसे मिलना नहीं है। डिस्पोजेबल वगैरह में लेकर के खाना फेंक देना, उस चीज को खाना खाया और वो सामान को फेंक दिया आपने, इस तरह से होम आइसोलेशन कहते हैं। बट जी, एक घर में अगर 3 लोग पॉजिटिव है तो 3 लोग एक साथ रह सकते हैं। एक घर में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो दोनों साथ में नहीं रह सकते।
सारे पॉजिटिव साथ रह सकते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स नहीं करना है। इसको होम आइसोलेशन बोलते हैं। क्वारंटाइन सेंटर बोलते हैं कि अगर आपके घर में रहने की जगह नहीं है तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कूलों को लिया, कुछ होटल्स को लिया, वहां पे अगर आप कोई किसी के कांटेक्ट में आए तो उन लोगों को लेकर के आपको एक अलग जगह पे रख दिया 14 दिन के लिए, ताकि उनसे आपको हुआ नहीं हुआ लेकिन आपको सिम्टम नहीं है, बट आपसे किसी और को नहीं हो जाए। ये एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है। हाँ, बहुत अच्छा। जी, इतना बढ़िया, कितने सरल ढंग से आपने बात समझा दी। डॉक्टर साहब, यदि आप डॉक्टर नहीं होते तो आप बहुत बढ़िया प्रोफेसर होते या मोटिवेटर होते, इतना तो निश्चित है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हमारे जैन धर्म से क्या रिलेशन आप जोड़ते हैं कोरोना का? जी, कोरोना को अगर देखा जाए तो जैन धर्म से बहुत बड़ा रिलेशन है। आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवली करता हूँ, पहले हम भी थोड़ा कम मानते थे। भगवान महावीर ने 2500 साल 3000 साल पहले कहा था कि जीवाणु कीटाणु होते हैं, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना। भगवान महावीर की अगर आप बुक पढ़े तो जीव अजीव, वो बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, और बहुत पहले लिखा गया था कि जीवाणु और विषाणु कीटाणु सब होते हैं। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ये भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कहा था, लेकिन किसी ने इस बात को माना नहीं, क्योंकि साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है कि हमको प्रूफ दो तो हम उसको मानेंगे, प्रूफ नहीं है तो नहीं मांगते। आज सारी दुनिया मानती है कि वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब चीजें होता है। दूसरा, जो मास्क का यूज अपन लोग पहले करते थे, हमारे जैन साधु महाराज सालों से मुंह पत्ती लगाते हैं, मुख वस्तिका लगाते हैं, वो एक तरह का मास्क ही है। अगर आपने बहुत गौर से देखा होगा तो सालों से लगा रहे। क्यों? क्योंकि उनके वहां से स्नीजिंग कफिंग वो तो किसी और को नहीं हुए। हमारे साधु महाराज फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हमारे जैन साधु महाराज ठंडा खाना नहीं खाते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप बहुत ही देखा जाए तो एक एक चीजें लगता है कि आज पूरा विश्व जैन फिलोसॉफी की तरफ इसीलिए देख रहा है कि जैन फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं तो ये सब बीमारियां घर घर में नहीं पहुंचेंगी। हमारे जैन फिलोसॉफी में ये भी है कि घर आते हो तो अपने शूज बाहर खोलो, नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। सारी जैन फिलोसॉफी की बातें हैं जो हम लोग 18वीं सदी में 18वीं 19वीं सदी में लोग बोलते थे कि 21वीं सदी में जब जाएंगे तो लोग चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे मकान खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। लेकिन एक अलग ही तरह की आयरनी है कि 21वीं सदी में हम अभी भी हाथ धोना सीख रहे हैं। तो ये एक अलग चीजें चल रही है। ये बात तो सही है। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो अपनी जमा पूंजी से हाथ धो देंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो अपनी जायदाद से हाथ धो देंगे। उससे तो घर में ही हाथ धोना अच्छा है। तो अच्छा है, डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। ये बताइए, ये इलाज इतना महंगा क्यों है? ना तो आप कोई ऑपरेशन करते हैं, ना कोई दवा देते हैं, ना कोई गारंटी है, लेकिन इतना महंगा क्यों है? ये एक वायरस बीमारी है। वायरल बीमारी का कोई भी पक्का इलाज नहीं है। इसके सिम्टोमेटिक, जो आपके सिम्टम जिस तरह से आते हैं उसके इलाज होता है। इस वायरस की बीमारी से आपके सबसे बड़े फेफड़ों पर असर होता है, फेफड़ों का इलाज करना पड़ता है। हार्ट के ऊपर असर होता है तो हार्ट का इलाज करना पड़ता है। ब्रेन के ऊपर असर हुआ, ब्रेन में क्लॉट चला गया तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक का इलाज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये बीमारी सारी बीमारियों की मूल जड़ है, तो सब तरह से पकड़ लेती है। जिसे हम निमोनिया कहते हैं और तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन कहते हैं, वो इस बीमारी की वजह से होते हैं और इसमें हो रहे हैं। महंगा इसलिए कहा जाता है कि इस बीमारी में एक तो पीपी किट पहनना पड़ता है, उसका खर्चा आता है, मास्क पहनना पड़ता है। जो हमारा स्टाफ होता है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, आप पीपी किट में कब तक रह सकते हो? 4 घंटा 6 घंटा। आप 4-6 घंटे में ना तो आप यूरिन कर सकते हो, ना पानी पी सकते हो, ना कुछ खा सकते हो। काफी हमारी नर्सेस कोलैप्स हो गई बेचारी ड्यूटी करते करते। तो ये चीजें होती है कि हमको 6-6 घंटे की ड्यूटी लगानी पड़ती है या 4 घंटे की लगानी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में स्टाफ लगता है। वो स्टाफ सारा पीपी किट पहनना, N95 मास्क पहनना, जो कि सारा महंगा आता है। ये सारा खर्चा भी पेशेंट के ऊपर जाता है। प्लस दवाई की जहां तक बात है, अगर वो बीमारी थोड़ी बढ़ती जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो आपको हाई एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, हाई स्टेरॉइड देनी पड़ती है। एंटीवायरल जो दवाइयां होती है वो बहुत सारी महंगी वाली आती है, वो देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज नहीं। इस बीमारी का जैसे कहते हैं कि मलेरिया का जो एक दवाई है, इस तरह से इसकी कोई फिक्स दवाई नहीं है। जो इस बीमारी के तकलीफें हो रही है, उन तकलीफों को दूर करने के लिए इलाज किया जाता है और मरीज उसमें ठीक होता है। सही। धन्य आप इसके लिए बिल आता है। पहनकर कैसे इतना समय रह पाते हैं। थोड़ी सी देर हम लोग मास्क लगाते तो ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है, और आप लोग तो पूरा लबादा ओढ़कर, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए सचमुच में कम है। कहते भगवान हर जगह नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने डॉक्टर बनाया ताकि वो हर जगह पहुंच सके और रह सके।
तो डॉक्टर साहब बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन मुझे पता है आपको किसी पेशेंट को देखने के लिए आईसीयू में जाना है, और भगवान ना करे उससे कोई तकलीफ हो, लेकिन आप पहुंचेंगे तो वो जरूर स्वस्थ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक बॉम्बे हॉस्पिटल में कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई है। ये एक रिकॉर्ड है, और ये आपकी ये खूबी है कि आपने इतना सुंदर मैनेजमेंट किया। भगवान करे हर शहर को, हर गली मोहल्ले को आप जैसा डॉक्टर मिले जो उसके जीवन की गारंटी दे सके। बहुत कुछ बात करना चाहती थी मैं, लेकिन चलिए समय की भी सीमा है, और हम आप और एक बार मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगी। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन वैक्सीन बनाइए, वैक्सीन चाहिए। जब तक टीका नहीं आए हम लोग टिके हुए हैं, बस आप वैक्सीन बनाइए। अगर हम आंकड़े में आ गए तो गए, अगर भीतर नहीं रहे तो भीतर में आ जाएंगे। इसीलिए वैक्सीन जैसे जल्दी से जल्दी बनाइए। सबसे वैक्सीन पे भी जी, वैक्सीन पे भी सावित्री जी बहुत ही युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है। मुझे लगता है महीने 1.5 महीने में वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन अरे मैं आपको वाह। ये बताता हूँ, ये एक अलग टाइप का पेंडेमिक है। हमारी जिंदगी में शायद ही वैसे कभी इस टाइप का आएगा वापस ये। और इस फील्ड में, इस टाइम में मुझे लगता है भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, और हर व्यक्ति काम करना, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर हो, स्वीपर हो, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, वार्ड बॉयज हो, मुंबई पुलिस के लोग हो, बेचारे वो सड़क पे काम कर रहे हैं, धूप में, बारिश के अंदर, इतना तूफान आया उसमें काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी कि आपने एक ऐसा बड़ा पेंडेमिक आया था और आप क्या कर रहे थे? आप फील्ड में आके काम कर रहे थे कि घर में छुप के बैठे थे? तो हम लोगों को मन में गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। हमको लगना चाहिए कि यस, हमने काम किया, और ये टाइम था हमने, जैसे सावित्री जी ने ये काम किया, तो आपको भी आपकी जनरेशन पूछेगी आपने क्या किया। आप भी बताओगे कि हमने इस तरह से लोगों को बुलाया और उसे एजुकेट किया लोगों को। इस तरह से सब लोगों ने काम किया, और सब लोगों को काम करना चाहिए। और ये एक टीम वर्क है, और टीम वर्क से ही हम जीत सकते हैं। जी, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मैं जी। सबसे अनुरोध करती हूँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। डॉक्टर साहब 24/7 हमेशा अवेलेबल है। आज तक आपने किसी का फोन रिजेक्ट नहीं किया है, तो हम आपके बहुत आभारी है डॉक्टर साहब। फिर फुर्सत से एक बार और बात करेंगे। नमस्कार। जय जिनेंद्र मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम।